ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार टेरिटरी से महज 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहां पर रहने वाली सेंटिनलीज ट्राइब दुनिया की एक ऐसी इकलौती ट्राइब है जो अभी भी स्टोन एज में जी रही है। जिस वजह से भारत सरकार ने वहां जाने पर रोक लगा रखी है ताकि उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जा सके। लेकिन 25 मार्च 2025 को एक अमेरिकन यूट्यूबर सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच जाता है। उसके बाद उसका क्या हुआ आज के इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। उससे पहले हम जानेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। आखिर सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते और वहां लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस के पीछे की वजह क्या है। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि छोटे छोटे 572 आइलैंड्स को मिलाकर बना है, जिसमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोकल ट्राइब्स रहती हैं और सिर्फ 12 जगह पर ही टूरिस्ट का घूमना अलाउड है। नाउ बेसिकली ये आइलैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहाँ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका पूरा एरिया 60 किलोमीटर पर स्क्वायर का है और ये आइलैंड पूरी तरह घने जंगलों से भरा हुआ है। यहीं पर रहती है दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और आइसोलेटेड ट्राइब, सेंटिनलीज ट्राइब। वैसे इनका ये नाम हमने ही रखा है, लेकिन ये खुद को क्या बुलाते हैं, इनकी भाषा क्या है, ये आज तक हम जान ही नहीं पाए हैं। क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी ट्राइब है ना जो आज भी पूरी तरह स्टोन एज वाली लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 70,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया और वहां से निकलकर यमन से ईस्ट अफ्रीका, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आए और फिर म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया तक भी जाकर बस गए। इस माइग्रेशन थियोरी को आउट ऑफ अफ्रीका नाम दिया गया था और ये दुनिया के पहले मॉडर्न ह्यूमंस थे जो अफ्रीका से माइग्रेट करके आए थे। अब ऐसा कहा जाता है कि ये सेंटिनलीज ट्राइब लोग उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, जो लोग सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। कहीं 1000 सालों में बाकी जगह पर रह रहे लोगों ने उस एनवायरनमेंट में रहना अडॉप्ट कर लिया और वहां के ह्यूमन में खुद को मिक्स कर दिया। लेकिन इन छोटे छोटे टापुओं पर रहने के कारण ये ट्राइब पूरी तरह से आइसोलेट हो गई और दूसरे इंसानों से घुलना मिलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। इस ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 10,000 से 30,000 सालों से इनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं है, ना ही उन्होंने कभी बाहरी दुनिया से बात करने की कोशिश की है। जिसका एक मतलब ये भी है कि इन ट्राइब्स ने कभी खेती करना भी नहीं सीखा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का आविष्कार आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था, तो ये भी हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि एग्रीकल्चर जैसा भी कुछ होता है। शायद इसी वजह से ये लोग एक आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हैं। हंटिंग करना, फिशिंग करना और पेड़ से फल तोड़कर खाना, बस इनकी यही लाइफ है और शायद वो अपनी इस लाइफ में खुश भी है। लेकिन अक्सर उनकी इस मिस्टीरियस लाइफ को जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है और इस रेस्ट्रिक्टेड जगह पर जाने की कोशिश करता रहता है। कुछ ऐसे ही 31 मार्च 2025 को इंडियन कोस्ट गार्ड एक लड़के को पकड़ते हैं जो सेंटिनल आइलैंड के आसपास देखा गया। ये और कोई नहीं बल्कि अमेरिकन यूट्यूबर मिखिलो पोलायकोव था, जो इल्लीगली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में घुस गया था। वैसे आपको बता दूं कि मिखिलो विक्टोर पोलियाकोव एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है, जिनका मेन कंटेंट ही ज्यादातर डेंजरस और ऑफ बीट जगहों की ट्रैवल वीडियो शूट करना होता है और वो अक्सर ही ऐसे ही रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, डेडली प्लेसेस पर ट्रैवल करता है और वीडियोज शूट करता है। आपको उसके चैनल पर कई मिलिट्री जोन, रेडियो एक्टिव एरियाज और जंगल सर्वाइवल जैसे टॉपिक्स पर वीडियोज मिल जाएंगे। मिखिलो सेंटिनल आइलैंड जाने के लिए 25 मार्च को पोर्ट ब्लेयर आता है और 29 मार्च को एक इनफ्लेटेबल बोट बुक करता है कुरमा डेरा बीच पे। जीपीएस नेविगेटर और गोप्रो कैमरा का यूज करते हुए वो करीब 10 बजे के आसपास नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बीच पर पहुंच जाता है और अपने साथ कोकोनट और डाइट कोक के कैन भी ले जाता है ताकि जब वो उस ट्राइब के लोगों से मिले तो उन्हें गिफ्ट ऑफर कर सके। मिखिलो कुछ देर बीचेस के अराउंड घूमता है, अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता, जिस वजह से वो 31 मार्च को वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाता है और अपने साथ जो गिफ्ट ले गया था उन्हें वहीं पर छोड़ देता है। इधर इंडियन कोस्ट गार्ड को रडार में सेंटिनल आइलैंड के करीब कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज दिखती है। अब क्योंकि ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, वहां जाने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, इसीलिए मिखिलो को इंडियन पुलिस फोर्स ने 31 मार्च को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उसने एक लोकल फिशरमैन को पैसे देकर उसे आइलैंड तक पहुंचाने के लिए कहा था। उसने अपने कैमरे में पूरा
एक्सपीरियंस रिकॉर्ड भी किया था जिसमें वो कोकोनट और डाइट कोक की कैन रखते हुए दिखाई दे रहा था। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुए तो लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी दिए। लेकिन ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं है। सेंटिनल आइलैंड पर जाने के कई रिकॉर्ड्स है जहां कुछ लोगों को मार भी दिया गया है इन ट्राइब्स के द्वारा। अब इस जगह का सबसे पहला रिकॉर्ड जो मेंटेन किया गया था वो था साल 1771 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप इस आइलैंड के पास से गुजरा। तब उन्होंने वहां पर कुछ रोशनी नोटिस की। इसके बाद साल 1867 में इंडियन मर्चेंट शिप 100 जो पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था, किसी तरह की घटना होने के कारण वो इस आइलैंड के बीच पर आ गए। शिप में सर्वाइवर्स ने बताया था कि उन पर सेंटिनलीज लोगों के द्वारा अटैक हुआ था, लेकिन ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से वो लोग वहां से बचकर वापस आ पाए। ये पहला केस था जब सेंटिनलीज ट्राइब ने किसी बाहरी इंसान पर अटैक किया हो। फिर कुछ सालों बाद साल 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विदाल पोर्टमैन डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों से जाकर मिलेंगे और उन्हें बाहरी दुनिया से मिलना जुलना सिखाएंगे। इसी बीच ब्रिटिशर्स बाकी ट्राइब्स के लोगों से जो अंडमान में रहती थी उनसे कांटेक्ट करते हैं और जिसमें वो लोग सक्सेसफुल भी रहते हैं। और फिर मॉरिस पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाते हैं और अपने साथ दूसरी ट्राइब के लोगों को भी लेकर जाते हैं ताकि वो उनकी भाषा को समझ सके और बातें कर सके। लेकिन जब वे लोग वहां पर जाते हैं तो सेंटिनलीज लोगों की भाषा उन दूसरी ट्राइब के लोगों को भी समझ में नहीं आती है। इतना ज्यादा डिफरेंस था उनके बीच, जिसके बाद कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। फिर पोर्टमैन डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसमें वो एक ओल्ड कपल और 2 बच्चों को अपने साथ पोर्ट ब्लेयर लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उन ओल्ड कपल्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद मॉरिस पोर्टमैन को बहुत बुरा लगता है और वो उन बच्चों को कुछ गिफ्ट्स और फल देते हैं और वापस आइलैंड पर छोड़ देते हैं। अब देखो, इतने सालों से पूरी दुनिया से आइसोलेट रहना और फिर अचानक बाहरी लोगों के संपर्क में आना भी उनकी मौत का कारण हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे वापस भेजे गए थे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनके शरीर या हाथों में ऐसे बैक्टीरियाज लगे हो जो उनके हैबिटेट के लिए सुइटेबल ना हो और इस वजह से उनके काफी लोगों की मौत हुई हो। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स की बॉडी ने कई सालों से इन डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप किया है, जिससे हम इस मॉडर्न डिजीज के खिलाफ लड़ पाते हैं। लेकिन ये सेंटिनलीज लोग आज तक पूरी दुनिया से दूरी बनाकर रह रहे हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी ने अब कोई ऐसी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं की है जो उन्हें इस तरह की डिजीज से बचा पाए। और ऐसा कहा जाता है कि शायद पोर्टमैन के एक्सपेरिमेंट की वजह से सेंटिनलीज ट्राइब्स बाहरी लोगों के लिए और भी वायलेंट हो गई। इसके बाद करीब साल 1967 में भारत सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल टीम भेजी जाती है जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित जी लीड करते हैं। उनकी टीम में 20 लोग होते हैं, जिसमें कुछ साइंटिस्ट, नेवी ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और गवर्नर होते हैं। उनकी टीम उस आइलैंड पर जाती है, वहां मौजूद सेंटिनलीज लोगों के फुटप्रिंट्स का पीछा करती है, लेकिन उन्हें यहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आता। जिसके बाद उनकी टीम वहां से वापस आ जाती है और अपने साथ लाए हुए सामान को, जिसमें कोकोनट, कुछ मिट्टी के बर्तन और औजार थे, वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। साल 1970 में फिर दोबारा एक टीम भेजी जाती है और वो वहां एक स्टोन को एस्टैब्लिश करने जाते हैं जिस पर लिखा होता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अब भारत का हिस्सा है। फिर करीब 4 साल बाद साल 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू भी इस आइलैंड पर जाते हैं सेंटिनलीज लोगों पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। इस क्रू के साथ त्रिलोकनाथ जी भी होते हैं और वो लोग एक बार फिर कोकोनट और एक सुअर यानी पिग गिफ्ट के तौर पर वहीं पर रख देते हैं जो अपने साथ लेकर वो आए थे। जिसके बाद वो लोग वापस किनारे पर आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि ट्राइब का क्या रिएक्शन होता है। कुछ देर बाद ट्राइब के कुछ लोग जंगल से बाहर आते हैं, टीम के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक तीर फिल्म के डायरेक्टर प्रेम वैद्य की थाई पर लग जाती है। इसके बाद वो लोग उस सुअर पर भी हमला करके मार देते हैं और जमीन में दफना देते हैं। और इस तरह पहली बार सेंटिनलीज ट्राइब के लोगों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद त्रिलोकनाथ पंडित ने कई बार वहां जाने की और उन लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही सेम कहानी होती थी, जिसमें वो लोग कोकोनट और एक सुअर लेकर जाते थे जिसे ट्राइब के लोग मारकर वहीं पर रेत में दफना देते थे। एक इंसिडेंट और था जो साल 1981 में हुआ था, जब एक मर्चेंट शिप प्राइम रोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। अचानक से आए तूफान की वजह से वो इस आइलैंड के करीब आ गया। एक बार फिर से सेंटिनलीज लोगों ने शिप पर मौजूद लोगों पर अटैक कर दिया, लेकिन वेदर कंडीशंस ठीक ना होने की वजह से उनके तीर पैसेंजर्स को हिट नहीं कर सके।
अब किसी तरह डिस्ट्रेस कॉल किए गए और इसी शिप में किसी तरह अपनी जान बचाई। करीब एक वीक के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इसके बाद जो एक बैड हिस्टोरिकल इवेंट हुआ साल 1991 में, जब एक टीम जनवरी के महीने में वहां पर पहुंचती है, जिसको इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय लीड कर रही थी। और ऐसा पहली बार था जब सेंटिनलीज लोगों ने बिना किसी वायलेंस के फ्रेंडली कांटेक्ट करना शुरू किया। मधुमाला जी उनसे मिलने बिना किसी वेपन के पहुंची थी और इस बार सेंटिनलीज लोगों ने खुद कोकोनट लिए थे। इस तरह उनकी टीम वापस आ जाती है और फिर नेक्स्ट दिन उन लोगों से मिलने जाती है। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है। सेंटिनलीज आदमी अपने हाथ में धनुष और तीर लिए हुए खड़े होते हैं, जैसे वो अभी किसी को मार देंगे। लेकिन तभी पीछे एक सेंटिनलीज लेडी आती है और उससे कुछ कहती है, जैसे मारने से मना कर रही हो, जिस पर वो आदमी तीर को नीचे कर लेता है। इस इंसिडेंट के बाद पहली बार टीम के मेंबर उनके लैंड के करीब जा सके और अपने हाथों से उन्हें कोकोनट्स को गिफ्ट किया। इसके कुछ महीनों बाद फिर त्रिलोकनाथ जी और मधुमाला साथ में उस आइलैंड पर गए और एक बार फिर सेंटिनलीज लोगों ने बिना किसी वायलेंस के कोकोनट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोग बाहरी लोगों से फ्रेंडली तौर पर मिले थे। इसके बाद साल 1991 में जब टीम उनसे मिलने गई तो वो लोग फिर से उन्हीं हथियारों के साथ देखे गए। सभी एफर्ट्स के बावजूद सेंटिनलीज लोगों ने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। कोई नहीं जानता कि अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों आखिर थोड़े से टाइम के लिए सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली बने और फिर से वायलेंट हो गए। इसके बाद साल 1997 में भारत सरकार ने एक फैसला लिया और इस आइलैंड को हमेशा के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि भारत सरकार को अब यह एहसास हो गया था कि वहां के लोगों से कम्युनिकेट करने का कोई भी मतलब नहीं है। जब वो लोग खुद बाहरी इंसानों से कोई बातचीत नहीं करना चाहते तो हमको उन्हें पीसफुली वहां रहने देना चाहिए। देखो, भारत सरकार का मानना था कि हम उन पे नजर तो रखेंगे लेकिन उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। जब साल 2004 में एक भयंकर सुनामी आई थी तो इंडियन कोस्ट गार्ड को ऑफिशियली वहां पर भेजा गया, ये देखने के लिए कि कहीं उन्हें किसी तरह की हेल्प तो नहीं चाहिए, आखिर वो लोग जिंदा है भी या नहीं। जब उन्हें मॉनिटर करने के लिए टीम पहुंची तो कुछ सेंटिनलीज ने उन पर अटैक कर दिया, जिससे ये पता चला कि वो लोग बिल्कुल ठीक है। इसके 2 साल बाद एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है जब 2 फिशरमैन गलती से सेंटिनल आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं और सेंटिनलीज ट्राइब के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद फिर भारत सरकार डिसाइड करती है कि आइलैंड के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस से ज्यादा अंदर कोई नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन शॉ इस आइलैंड पर जाते हैं। ये घटना साल 2018 की है जब जॉन पोर्ट ब्लेयर से एक फिशरमैन को 25,000 रुपए का लालच देकर सेंटिनल आइलैंड पर जाते हैं। जॉन को अपने रिलीजन का इतना ऑब्सेशन था कि वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए जाते हैं। 14 नवंबर 2018 की रात को वो निकलते हैं, साथ में कुछ सामान जैसे कि सीजर्स, कुछ ड्राइड फिश, फुटबॉल और एक बाइबल होती है जिसे वो गिफ्ट के तौर पर देने के लिए आया था। साथ में वो अपना कैमरा भी लेकर जाता है। 15 नवंबर की सुबह वो लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो फिशरमैन को थोड़ी दूरी पर रुकने के लिए कहता है और खुद आइलैंड पर अकेले जाता है। तभी उसे 2 सेंटिनलीज लोग उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं, धनुष और तीर लिए। जॉन उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि जीसस ने उसे उन लोगों के पास भेजा है और ये गिफ्ट है जो वो उनके लिए लाया है। लेकिन वो दोनों तीर को धनुष पर चढ़ा देते हैं, जिससे घबराकर जॉन वहां से चला जाता है। कुछ घंटों के बाद वो दोबारा ट्राई करता है लेकिन फिर फेल हो जाता है। इस बार वो आइलैंड के नॉर्थ साइड में जाता है जहां करीब 5 से 6 सेंटिनलीज लोग होते हैं। जॉन फिर वही सब बोलता है लेकिन उसकी भाषा नहीं समझ पाते। इस तरह जॉन कई बार ट्राई करता है, गिफ्ट्स देता है। एक बार एक बच्चा और महिला वहां पर होते हैं जिस पर जॉन उनसे बात करना शुरू करता है, लेकिन वो बच्चा उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो तीर बाइबल पर लगती है और जॉन बच जाता है, जिसके बाद डर कर जॉन वहां से चला जाता है। लेकिन अपने रिलीजन के ऑब्सेशन में जॉन एक बार फिर से वहां पर जाता है ट्राई करने के लिए। जॉन अपने साथ एक डायरी भी रखता था जिसमें उसने अपने इस एक्सपीरियंस को लिखा होता है। इस बार उसने लिखा था कि वो उस आइलैंड के लोगों से बिना किसी कम्युनिकेशन के वापस नहीं आएगा। 16 नवंबर को एक बार फिर बोट से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचता है और सेंटिनलीज लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो फिशरमैन उसके साथ गया था उसने बताया कि उसने देखा था कि सेंटिनलीज एक बॉडी को दफना रहे हैं। बाद में वो कपड़ों से पहचान पाया कि ये जॉन की बॉडी है। तो दोस्तों, इन सभी इंसिडेंट्स को देखकर आपको क्या लगता है, क्या हमें सेंटिनलीज ट्राइब से कम्युनिकेट करना चाहिए? सरकार द्वारा लगाए रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी लोग वहां पर इल्लीगली घुस जाते हैं और कई बार मारे भी जाते हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि वो ट्राइब करीब 30,000 सालों से आइसोलेट रह रही है और वो अपने उस हैबिटेट में खुश है।
तो क्या उनसे कम्युनिकेट करना सही है? क्या किसी की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाना सही रहेगा? आप बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।